जैसा कि नाजरीन मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान की रीनोन शख्सियत आजम जमील हमारे साथ है। कौन सर? वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? कैसी गुजर रही है आपकी जिंदगी? यहाँ से शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यासिर जिंदा है, सांस ले रहे हैं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है। बेशक। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इज्जत देते हो और मुझे बुलाते हो अपने शो पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज वेल। सर जाहिर सी बात है, हम आपके एक्सपीरियंस से ही फायदा उठाएंगे। आपकी जो चीजें हैं, आप लोग का इतना तजुर्बा है, तो ये जो बहुत कम लोग कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं आपके व्यूज भी पढ़ रहा होता हूँ ट्विटर पे, आपको लिंक्डइन पे भी मैंने फॉलो किया हुआ है, तो उसमें भी जो आपके व्यूज हैं, जो मैंने सोचा कि आपसे क्यों ना बात की जाए। बहुत सारे, आपको ही पता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इश्यूज चले हैं जो बात करने के लायक है, जो बात नहीं की जा रही। और सोशल मीडिया पे जो मैं आजकल देख रहा हूँ ना, कि असल चीजों से हट के सारी चीजें हो रही हैं। जो असल जो कंटेंट है, वो असल जो बातचीत है, जो एक्सपीरियंस से फायदा जो करना है, वो बहुत लिमिटेड हो गया है। लेकिन अदर देन फैक्टर ज्यादा हो गया। सही बात। तो सर आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बकवास करेंगे? मैं जानना चाहता हूँ, मैं सिर्फ बताएं, आजम जमील, हु इज आजम जमील, एंड आजम जमील आज आजम जमील अरे कैसे बना? मुझे तो यासिर, आपकी प्रोफाइल पता है, मैंने तो आपकी एक प्रोफाइल। जो तुम सवाल करते हो ना, बिलीव करो कि मेरे बच्चे भी आज भी मेरे से ये सवाल करते हैं कि हु इज आजम जमील। और मैं अपने बच्चों को, खैर वो बच्चा तो उनको कहना भी अजीब लगता है बिकॉज उनके अपने बच्चे हैं। तो लेकिन मैं उनको एक जवाब देता हूँ कि मेरे से मंजिलों की बात ना करो, मुझे तो रास्तों से प्यार था। हमने तो जर्नी एंजॉय की है। आजकल के बच्चे जो है ना, वो सिर्फ मंजिल पे फोकस करते हैं कि हमें वो चीज मिल जाए, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। और मैं पिछले 30-40 बरस से बच्चों के साथ इंगेज हूँ, यूथ के साथ। और मेरी उनसे यही गुजारिश होती है, मैंने कहा अगर जर्नी इंजॉय नहीं करोगे तो मंजिल भी अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि मंजिल कितनी अच्छी हो जाएगी भाई, पैसा मिल जाएगा, जरा शोहरत मिल जाएगी, या तुम्हें कोई थोड़ी सी अटेंशन मिल जाएगी। मैंने कहा मुझे सब मिल गई, लेकिन मैं आज भी वो जर्नी को इसलिए एंजॉय करता हूं कि वो जर्नी आज भी चल रही है, वो खत्म नहीं हुई। वो एक जब तक अल्लाह ताला ने सांस दिया हुआ है तब तक वो जर्नी चलनी है। तो आजम जमील का सफर बहुत लंबा है यासिर। आजम जमील ने अल्लाह ताला के फजल से बहुत कुछ पाया, लेकिन जितनी दफा आजम जमील अपने मुंह के बल गिरा है ये आपकी सोच है। सर क्योंकि इस पाने के लिए ये। जी जी, हाँ कंटिन्यू करें। बोल। नहीं, कंटिन्यू करें, मैं आपको फिर। तो मैंने कहा पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो होता है ना, तो वो फेलियर होता है। और हमारी यूथ ये अब सब नहीं समझती। उनको फेलियर की आदत नहीं है, ना उनको फेलियर सिखाया जाता है। ये एक स्किल है। और ये हमारी, जब हम जवान थे तो हमें हारना सिखाया जाता था, सिर्फ जीतना सिखाया नहीं जाता था। आज हमारे माशरे में बदकिस्मती से ये एक फैशन है कि हारना बुरी बात है। तो जबकि गलत भाई बात है ये। हारना अगर बुरी बात है तो फिर ऐसी वैसी गलत बात है, ये क्रिमिनल बात है। क्योंकि जो शख्स हारा नहीं वो जीत कैसे सकता है यासिर? तो जीत वो का तो मजा नहीं पता जीतेगा होगा। ही तब जब, मैं कहता हूं मजा आ भी जाए वो जीत सकता ही नहीं है। बिल्कुल। ये जितने कामयाब लोग जिनको आप फॉलो करते हो, चाहे वो जिंदा है चाहे वो पुराने लोग हैं, वो किसी शख्स का आप नाम ले दो तो आप एक साइड पे उनकी कामयाबियां मुझे गिनवाओ, और दूसरी साइड पे उसी सांस में मैं उनके फेलियर्स आपको गिनवा दूंगा। और, और आजकल की जो बच्चे ये फरमाती है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैं कहता हूं तुम्हारे पास है क्या खोने के लिए, जो सर इतनी शो मार रहे हो?
बच्चों के पास होता क्या है खोने के लिए? सबसे पहले तो ये सवाल है, जब हाँ आप तो मैं बिल्कुल टीन में आते क्या होता है खोने के तो लिए? उनके पास तो सामने एग्जैक्टली पड़ा तो होता है। तो मैंने कहा ये तुम्हारे लिए ये मुहावरा गलत है। कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। इस रास्ते पे आओ। खोने छोने की क्या बात की बात है भाई। मतलब ये जो आज का आपका भी बहुत, मेरे से तो बहुत ज्यादा 44 ईयर, जितनी मेरी उम्र नहीं उतना तो आपका एक्सपीरियंस है सर। मैं यार जितना मैंने अभी अपने यूथ के साथ, या जितने ट्वेंटीज या अर्ली ट्वेंटीज लेट ट्वेंटीज, जर्नी तो आपने कहा ना, जर्नी एंजॉय करो, वो तो जर्नी को करना ही नहीं जाते, वो तो शॉर्टकट्स के ऊपर जाते हैं। आजकल वो जमाना आ गया ना कि शॉर्टकट्स। भाई मुझे नहीं पता, पूछना कि आसिम जमील ने 44 साल क्या किया, मुझे उसका वो बता दो, समरी बता दो कि वो इस मुकाम पे आज पहुंचा कैसे। मैं डायरेक्ट उस पर पहुंचूंगा। हालांकि आपको स्टेप बाय स्टेप करके जाना पड़ेगा। आपको वो एक्सपीरियंस आने, आपको मुक्के बल भी गिरना पड़ेगा, आपको दूसरों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, हर चीज करना पड़ेगा। देन यू हैव द एक्सपीरियंस जो आपके पास आएगा। लेकिन वो चीज करना ही नहीं चाहते, उनको तो सिर्फ शॉर्टकट चाहिए कि भाई मुझे शॉर्ट। आदम जमील ये बताते हैं कि ये शॉर्टकट है, मैं यूं जाऊं यूं जाऊं, आपका मेरा काम हो गया, मैं उधर जाके पहुंच जाऊं, जो जो चीजें मुझे चाहिए मुझे मिल जाए। या से प्रॉब्लम ये है कि शॉर्टकट की आदत इनको क्यों पड़ी। शॉर्टकट की आदत इनको ये पड़ी कि जिंदगी में अब टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे शॉर्टकट्स इनको मुहैया हैं। अब आप बिल्कुल बताएं कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने अभी पिज्जा खाना है तो अभी आप अपने फोन पे दो बटन दबाएंगे तो 15 मिनट में वो राइडर आपको फोन कर रहा होगा आपके दरवाजे से कि जी बिल्कुल पिज्जा आ गया। बिल्कुल। आपने कोई कपड़ा पहनना है तो आप दो बटन दबाएंगे, वो 3 दिन में आपको कमीज मिल जाएगी। आपने कोई गाना सुनना है, आप स्पॉटिफाई में जाके बटन दबाएंगे, वो आप गाना सुन लेंगे। और फिर जब आपने फिल्म देखनी है तो उसी वक्त आप जो है वो फिल्म देख सकते हो। ये चीजों की वजह से शॉर्टकट की आदत पड़ी है, बिकॉज बाकी चीजों में शॉर्टकट अवेलेबल हो गया है। हमारे जवानी में, हमारी जिंदगी में किसी चीज में शॉर्टकट नहीं था। अगर हम कोई खाने की फरमाइश करते थे तो वो 1 महीने के बाद मिलता था। और अगर हाँ हमने कोई कपड़ा पहनना होता था तो वालिदैन कहते थे ईद पे ले देंगे। और बिल्कुल। अगर आपको कोई भी चीज करनी होती थी उसमें एक बहुत टाइम का लैग होता था। अब यहां पर क्या हुआ है आजकल, क्योंकि शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं तो बच्चों को आदत पड़ गई। अब मैं बच्चों को कहती ये शॉर्टकट्स बुरी बात नहीं है। ये क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके जमाने की एक अवेलेबिलिटी है, आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन ये गलती यासिर बताओ क्या करते हैं। ये टेक्नोलॉजी को दो चीजों में अप्लाई करते हैं जहां वो अप्लाई होती नहीं। एक वो अप्लाई करते हैं स्किल एक्विजिशन में और करियर में। अब कोई ऐप दुनिया में नहीं बनी जो आप बटन दबाओगे तो वो आपको नौकरी में तरक्की दिलवा देगी। नहीं, ऐसा कुछ उसके नहीं लिए है। रगड़ा है। बिल्कुल। कोई ऐप नहीं बनी कि आपको कोई स्किल चाहिए, आपने अगर गिटार बजानी है तो अगर आपको गिटार बजाने के हेल्पफुल एप्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको 5 साल गिटार पे लगाने पड़ेंगे। तो हमारे बच्चे जब पिज्जा को और करियर को एक ही उसमें डाल देते हैं कि क्योंकि हमें पिज्जा जल्दी मिलता है तो हमें प्रमोशन भी जल्दी मिलनी चाहिए, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। दूसरी चीज जहां ये शॉर्टकट ढूंढते हैं और जहां शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है यासिर, वो है रिश्ते। रिश्ते जो है वो एक ऐप को दबाने से नहीं बनते। वो अगर वैसी आपकी है। बेगम के साथ नहीं बन रही, अगर आपकी बेगम के साथ नहीं बन रही तो उसमें बहुत मेहनत इन्वॉल्व है। उस रिश्ते को बहाल करना, उस रिश्ते को कायम करना, उस रिश्ते को किसी डैमेज से बचाना। वो कोई ऐप खोल के आप ये नहीं बटन दबा सकते कि सुबह से बेगम आपको नाश्ता बनाना शुरू कर दे। तो ये दो एरियाज हैं, एक आपका रिश्ते और दूसरा आपका काम। इन दो चीजों में शॉर्टकट्स नहीं है। इसके अलावा जो शॉर्टकट्स इन बच्चों को अवेलेबल है उनको इस्तेमाल करें, बिस्मिल्लाह।
देखिए आजम सर, हमने जो शॉर्टकट्स आपने होते हैं जी, टेक्नोलॉजी है। जैसे हम भी अपने जब स्कूल में, आपने हमेशा कोट करता हूँ ये भाई, कि हम जब स्कूल में थे उस वक्त मोबाइल नहीं होता था। इवन हम जब तक यूनिवर्सिटी तक आ गए थे उस वक्त मोबाइल का दौर ही था। 2008 2000, ये तो 2009 के बाद से इतना बूम आया से। हम जब तक सुबह उठ के स्कूल नहीं जाते थे, हमें ये नहीं पता होता था दूसरा बंदा आया ही नहीं आया, दूसरा बंदा क्या स्कूल में क्या काम हुआ क्या नहीं, हमें नहीं पता चलता था। ये दूसरा दिन पूरा गुजर गया, घर जाए किसी को तो पता चलता था, कॉपी लेके काम आएगा। आज तो आपको रात को पता होता है, रात 12 बजे एक ग्रुप बना हुआ तो उस पर टेक्स्ट आता है कि सब सब बंक है भाई, कोई नहीं आएगा आपके पास। अगर ये तो हमें फैसिलिटी, हमने स्ट्रगल किया ना कि हमें जाना है। अब वो ये कि भाई सबको पता है सुबह जो है ना आप सोते रहने, आपको उठने की जरूरत नहीं, अलार्म बंद कर दें आप, क्योंकि कल कोई भी नहीं आए। इसका इस्तेमाल भी तो हमने हमने जो सिखाया है, और जो आप जो मैं शॉर्टकट की बात कर रहा था उस पे, कि हमने उन चीजों को आइडियलाइज करना शुरू कर दिया है जो हमारे बेहतरी की तरफ नहीं, दूसरी चीजों के। जस्ट लाइक दैट, जो कंटेंट या जो मीडिया पे आ रहा है, जो आपका सोशल मीडिया की बात करो, अदर देन द 80 फैक्टर्स आ रहे हैं, कि आपने उसको इतना ग्लैमराइज कर दिया है कि भाई एज अ बच्चा, अगर जो एक टीन एजर अभी आपका स्कूल से निकला है, उसको पता है कि भाई मैं उठाऊं फोन, जो चीज बनाऊं बनाऊं, मुझे इतना पैसा आ जाएगा, वो आ जाएगा, मैं क्यों रगड़ा लगाऊं उसके ऊपर। मैं 18 22 साल का हूंगा, मैं अगर 4 5 साल में इसने लगा के आपका कोई भी हरकत करूं, मैं क्योंकि नेगेटिव चीज फैलती ज्यादा है, ज्यादा लोग देख रहे होते हैं। तो अब मैं उस चीज में फैलूं, उस चीज में काम करूं, मुझे आ जाएगा, मैं फॉर्च्यूनर ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा। जबकि आप जो आप रगड़े की बात कर रहे हैं जॉब के ऊपर, इसमें मुझे फॉर्च्यूनर लेते हुए भी 40 साल लग जाएंगे। 40 क्यों? क्योंकि अब जाहिर सी होते है, आप जब इस फील्ड में आते हैं, जब तक ये फील्ड नहीं हुई थी कि भाई आपको पता है डॉलर में पैसा आ रहा है, वो आ रहा है, ये दे रहे हैं, तो और एक जब आप कंपनी में जाएंगे, वो तो जाहिर सी तो पाकिस्तानी में पे करेगी आपको। तो ये भी हमने अपने स्टैंडर्ड्स गलत तो नहीं सेट कर दिए? यासिर देखो, हर जनरेशन के बच्चों में आ, गलत सोच होती है। वो कुछ गलत प्रोग्राम बना रहे होते हैं इसलिए कि वो बच्चे हैं, वो जी उन्होंने अपनी दुनिया नहीं देखी होती। हमारे जमाने में क्या हमें सब कुछ पता था। मैं कहता हूँ आजकल के बच्चे हमसे 10 गुना ज्यादा होशियार हैं, अक्लमंद बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो हर जनरेशन के बच्चे जो हैं वो कुछ गलत फहमियों लेके बड़े होते हैं। इसीलिए पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वालदैन का। ये जो हमारे वालदैन ने तरबियत का एलिमेंट जो है उसको साइड पे कर दिया है, और सारा कुछ तालीम पे कर दिया। अपने बच्चे की वो एक्सेप्टेबिलिटी भी तालीम पे करते हैं। जब आपके घर रिश्तेदार आते हैं तो उनको आप अपने बच्चे की शो ये नहीं करते कि ये बहुत तमीज वाला है या ये बहुत खुश इखलाक है। आप कहते हो इसके 8 A's आए हैं भाई, इसके 9 A's आए हैं, इसके 6 A स्टार आए हैं। तो अब हमारा जो मयार है किसी को मेजर करने का, वो एकेडमिक्स में चला गया। हमारे जमाने में मेयार एकेडमिक्स में नहीं होता था। आपके पेरेंट्स को नहीं पता होता था कि आपके क्लास में क्या रिजल्ट है, ना वो इंटरेस्टेड थे। वो आपको हवाले किया होता था एक तालीमी निजाम पे, वो आपको पढ़ा रहे होते थे। तो पेरेंट्स भी अपने बच्चे की जो मेजरमेंट है वो कैसे करते थे? तरबियत से। आजकल के पेरेंट्स, और मेरा पेरेंट्स के साथ भी एक T20 का मैच चलता रहता है, आजकल के पेरेंट्स ने तरबियत का एलिमेंट छोड़ दिया, और उन्होंने क्या किया कि बच्चे के हाथ में आईपैड पकड़वाया और बच्चों को कहा कि बस जो रिजल्ट आए ना, वो ऐसा नहीं चाहिए कि मैं जब तुम्हारी खाला को बताऊं तो तुम्हारी खाला सर हो जाए, या मैं तुम्हारे मामू को बताऊं तो तुम्हारा मामू जल जल के राख हो जाए। पूरा पैकेज चेंज हो गया है। तो बच्चे हर जनरेशन के या से गलत ख्यालात लेके बड़े होते हैं, हम भी लेके हुए थे। वो ख्यालात की जो नौयत है वो मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन गलतियां हर यूथ करता है। लेकिन आज की यूथ में और हम में बेसिक फर्क यह है कि हमें बताने वाले बहुत थे, आज पढ़ाने वाले बहुत हैं। बताने वाले खत्म हो गए, यहाँ से पढ़ाने वाले बहुत हो नहीं, गए। हम रेस में नहीं अब लगा दिया हमने। एक इसमें ऐड कर एडिशन करूंगा आपकी बात का, हम इस तरह से एक बच्चे को रेस में नहीं लगा दिया कि भाई रेस लगी हुई है बेटा कि बिल्कुल, इसको।
बेटा बिल्कुल लगा दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है, और यही मैं पेरेंट्स को समझाता हूं, कि ये रेस आपके कंट्रोल में कब तक है। ये रेस आपके कंट्रोल में सिर्फ तब तक है जब तक आपका बच्चा पढ़ रहा है। जब वो स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, उसको आपने जिता दिया, उसको पढ़ा दिया, उसको ट्यूशन दिलवा दी। जिस दिन वो ग्रेजुएट करके यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आजम जमील के पास जाएगा नौकरी लेने के लिए, तो उस रेस के अब कंट्रोल आजम जमील के पास आ गया ना। अब माँ बाप तो गए। अब माँ बाप रोज तो दफ्तर नहीं आएंगे चेक करने के, हाय हमारे बच्चे को खाना मिल गया। खत्म। अब वो जवान हो गया, अब उसने नौकरी शुरू कर दी है। तो एकेडमिक लाइफ तक तो आप अपने बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको रेस में फर्स्ट भी करवा दें। लेकिन ये पेरेंट्स ये रियलाइज नहीं करते कि इनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और वो खत्म होगा जिस दिन वो मुलाजमत पे जाएगा। वो जो कॉलेज से 9 A's लेके आता था, तो जो नौकरी करते हैं, मैं उन वालदैन से पूछता हूं कि आप नौकरी करते हो, कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा मुझे बताओ कि लास्ट टाइम 9 A's नौकरी से कब लेके आए। कब आपके बॉस ने बुला के तो आपको हार पहनाया और आपका केक काटा। साल में अगर एक ऐसा टाइम आ जाए तो बड़ी गनीमत समझते हैं। तो मैं पेरेंट्स को यही कहता हूं कि बच्चों को उस लाइफ के लिए तैयार ना करें जो लाइफ आगे है। वो आगे मुख्तलिफ लाइफ है, आगे हार की लाइफ है। आपने स्कूल कॉलेज में बच्चे को सिर्फ जिताया है, और जो चीज आपको हारना सिखाती थी वो स्पोर्ट्स थी। आपने बच्चों को स्पोर्ट्स से मना कर दिया। आपने कहा नहीं बेटा ट्यूशन पे जाओ, ये तो टाइम जाया करने वाली बात है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज थी जो आपको हारना सिखाती है। आप हारते जाओ, आप खेलते जाओ, आप हारते जाओ, आप खेलते जाओ। जब आपने एक 10 साल 12 साल के बच्चे को खेल के मैदान में नहीं कदम रखा, तो उसको तो हारना आया ही नहीं। वो तो, उसको तो आपने हाथ पकड़ के जिता दिया। लेकिन कब तक। और मेरा यही रोना होता है कि ये जो आप किसी का रिमोट कंट्रोल आपने पकड़ा हुआ है ना, ये जिस दिन ये बच्चा नौकरी शुरू करेगा, ये रिमोट कंट्रोल आपके हाथ से कोई और ले लेगा। और फिर जो आपने बच्चे को बनाया है, फिर वो बच्चा मार्केट में आएगा। अच्छा, इसमें जो है, जो हमारे इंस्टीट्यूशन के जो आपने बोला पढ़ाने वाले ज्यादा बन गए, बताने वाले कम है हमारे पास, इस तो ये बात फैक्ट है। हमारे पास जो, मैंने भी जो एक चीज देखा था कि आपको उस लेवल तक जब आप ग्रेजुएट करके आते हो मार्केट में, असल मार्केट में जो प्रोफेशनल वाली मार्केट है उसमें आते हो, उसमें जब तक आपका दिमाग बता दिया जाता है कि भाई आप अगर डॉक्टर हो ना, यू हैव अ व्हाइट कॉलर जॉब, सही है, आप निकलोगे यहाँ से तो ये आपको एटलीस्ट तकरीबन जो है ना 50-60 मिलने चाहिए, ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, देखो उसको इतनी मिल रही है, उसको इतनी मिल रही है। आप इंजीनियर बन के निकल रहे हो, इस यूनिवर्सिटी से निकल रहे हो, कभी लम्ब से पढ़े हुए हो, तो आपको जो है ना इसी लेवल पे जाओगे, 80 से नीचे जाओगे, या आपके लिए वो है। तो ये जो माइंडसेट उधर भी प्रिपेयर किया जा रहा है, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं 2009 में जब ग्रेजुएट होकर निकला था, तो हमारा माइंडसेट वही था कि आप इंजीनियर बन के निकले, यू आर, नाउ यू हैव टू गो दैट, आपकी जो कम से कम होनी चाहिए भाई सैलरी, भाई इतनी होनी चाहिए 35 से 40, आपको सीमेंस की कंपनी आपको हायर करेगी, आपको बिलिंग हायर करेगी, वो करेगी। तो एक्चुअल मार्केट में आए, भाई आपके पास आए, भाई आप जाहिर सी बात है, आप हर कोई तो आपको सीमेंस हायर नहीं कर सकता, हर किसी को आप पीआईए हायर नहीं कर सकता, हर किसी को 5 50 हजार बच्चा अगर एक साल में पास आउट होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से मिला के, तो जॉब अपॉर्चुनिटी 10, बाकी तो आपकी लोकल मार्केट में जो छोटी फर्म से, जो वेंडर फर्म से, उसमें जाएंगे, दे आर नॉट वेल एनफ टू पे यू, तो आपको देंगे 15 हजार भी। देन फिर वो आपको होता है भाई मैं ये करूंगा जॉब, मैं वो करूंगा, तो ये हमें उस चीज को उस वक्त ही नहीं प्रिपेयर करना चाहिए उनको, कि एटलीस्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे, कि भाई आप जहाँ जा रहे हो, यहाँ तो चलो 500 में आपका कंपटीशन था, वहां जब आप निकलोगे वहां 50 हजार में कंपटीशन है आपका। नाउ यू हैव टू सर्वाइव ऑन यासिर, ईच एंड एवरी पॉइंट। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बात यह है कि ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि यूनिलीवर और सीमेंस से बचा जाएगा तो कामयाब हो जाएगा। नहीं, जितने फेलियर मैंने मल्टीनेशनल में देखे हैं, मैंने लोकल मार्केट में नहीं देखे। बिल्कुल बिकॉज एग्रीड।
वहां जाके बच्चे जब, अच्छा फिर वहां प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर कोई बच्चा मल्टीनेशनल में गया और वहां से फेल होके निकला, तो उसके दिमाग में तो फिर नेशनली आ जाती है ना, वो किसी और चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो एक किस्म का डिसफंक्शनल हो जाता है। फिर वो दूसरी मल्टीनेशनल में जाता है, जब दूसरी मल्टीनेशनल में जाता है तो वहां फेल करता है। अब वो समझ ये रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, इदारे गलत है, मैं ठीक हूं। बिल्कुल अब वो बिल्कुल। क्यों सोचता है, वो क्यों सोचता है मैं ठीक हूं? उनको सारी जिंदगी उसको माँ बाप बताते हैं कि तुम बादशाह हो, तुम शहजादे हो, तुम बेस्ट हो, तुम्हारे 9 एज आया था। तो उसको आपने जब ये माइंडसेट के साथ बाहर भेजा कि तुम सबसे बेहतरीन कमोडिटी हो, तो वो ये समझने लग पड़ता है कि जी मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। डॉक्टर्स की तुमने बात की, तुम मुझे बताओ कि कितने हजारों डॉक्टर एमबीबीएस करके निकलते हैं। एक ही डिग्री है ना एमबीबीएस, सबको एक डिग्री मिलती है। बिल्कुल लेकिन उन हजारों में से तुम कल 4 डॉक्टर्स के पास जाओगे, 5वें के पास नहीं जाओगे। तो वो उन चारों में क्या फर्क था जो उन 2000 में नहीं था? वो 2000 डॉक्टर क्यों फेल हो गए और 4 क्यों उस लेवल पे आ गए कि तुम अपनी वालदा को भी लेके जाओगे तो आप कहोगे? क्योंकि ये जो 4-10 डॉक्टर्स हैं, इनकी जिंदगी में बताने वाले भी थे और बिल्कुल उनकी जिंदगी में सिर्फ पढ़ाने वाले थे। ये बहुत एक बड़ा फैक्टर है यासिर, जो हमारे लोग रियलाइज नहीं करते। मुझे लोग मेरे से पूछते हैं, जैसे तुमने पूछा कि आप यहाँ कैसे पहुंचे, मैं तो बड़े बड़े लोगों की गोद में बैठ के यहाँ पहुंचा हूँ यासिर। मैं क्या हूँ? मैं तो फैज साहब की गोद में बैठा, मैं हबीब जालिब की गोद में बैठा, मुझे एयर मार्शल नूर खान ने अपने कंधों पे बैठाया। आप बड़े लोगों की निस्बत में, आप बड़े लोगों की कंपनी में, वो आपको पढ़ाते नहीं थे, वो आपको बताते थे। और उन्होंने आपका हाथ के कहा चल के आगे जिंदगी है, जाके गुजार। अब ये है कि तुम्हें हम, अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि पेरेंट्स एक तो खुद भी नहीं बताते, इससे ज्यादा बुरी बात बताऊं क्या है, वो ये भी नहीं पसंद करते कि कोई और बताए। बिल्कुल। वो कहते हैं नहीं, इंटरफेरेंस, हमारा इंटरफेरेंस बोल। हमारा बेटा है। एग्जैक्टली वो हमारे जमाने में तो तुम लोग ये लफ्ज यूज करते हो ना, आउटसोर्स। तो जी। यासिर हमारे जमाने में हमारी बेइज्जती आउटसोर्स की जाती थी। हमारे पेरेंट्स हम अच्छा। हमारी मार कुटाई आउटसोर्स करते थे। उनको खुशी होती थी पूरा मोहल्ला जब हमें थप्पड़ मारता था, बिकॉज ये तरबियत थी। आज मैं कह रहा हूं कि लोगों के सके भाई अगर आपके बच्चे को कुछ कह दें, तो आपकी उसके साथ बातचीत बंद हो जाती है कि इसने हमारे बच्चे को क्यों कहा। सर वो मॉडर्नाइज में आ गया ना इंटरफेरेंस, आप हमारे उसमें इंटरफेरेंस ना करें। बस प्राइवेसी। बेटा ये अब बहुत सारी वजूहत है। सबसे बड़ी वजूहत ये है कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि बच्चे सांझे होते। बच्चे सांझे का मतलब है सबके बच्चे हैं, और सारा मोहल्ला बच्चों को पालता था। अब बच्चे तेरा हो गया, बच्चा मेरा हो गया। मुझे लोग कहते हैं जी हमने अपने दिल क्यों बंद कर लिए। तो मैं इंटरव्यू में कहता हूं कि दिल बंद करने से पहले हमने अपने गेट बंद किए हैं भाई। पहले गेट पे ताला लगा है, दिल बाद में बंद हुए। मैंने कहा मुझे वो जमाना याद था कि वो जो सब्जी वाला था, वो बोरची खाने में घुस आता था और वो कहता था बाजी नू बुलाओ। बाजी किधर है, शलजम आए हैं। मछली वाला घर के अंदर घुस आता था। वो वो जो छुरियां तेज करने वाला पठान होते थे, पख्तून, वो अंदर आ जाते थे। तो एक खुला माहौल था। आज मैं उस दिन इतना परेशान हुआ, और मैं इसमें वाकई बहुत अपने आप को गिल्टी समझता हूं कि हमारे घर में कुर्बानी पे किसी ने गोश्त भेज दिया और उन्होंने कहा जी कि ये गली में से फलाने आदमी ने भेजा है, फलाने लोगों में, तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता। सर तो इससे ज्यादा बदनसीबी क्या हो सकती है कि तुम्हें अपने हमसाओं का नाम नहीं पता। ये तो फैक्टर हो गया ना, आप बड़ी बड़ी आजकल सोसाइटीज में चले जाएं, जो आपको आपको बराबर में नहीं पता होता घर में कितने अफराद रहते हैं, कितने लोग हैं भी या नहीं है। बंगलेज, बड़े बड़े बंगलोज में जो 1000 गज के, आप लोगों को ये नहीं पता हो कि आपके उसमें कौन रहता है, कौन इवन रहता भी है नहीं भी रहता, खाली पड़ा हुआ है। तो हमारी जो चीजें हैं वो तो चेंज हो गई है ना, हमारा हमारा इवन ये कहना चाहिए हमारा एक
राइटर शिफ्ट आता जा रहा है कि हम जो है ना, छोटे से हमारा इर्द गिर्द का जो एरिया है, हमारा सर्किल जो है, छोटे से छोटा करते जा रहे हैं। पहले हमारा बिल्कुल सर्किल सही बड़ा होता बात था, है। अगर मैं आपसे आपसे नहीं, आप मुझे नहीं बताते थे तो कोई और बता देता था, कोई और पकड़ के बोल देता भाई आप अगर ये गलत काम कर रहे हैं तो कोई दूसरा। आजकल अगर दूसरा उसको बोल भी रहा है गलत काम के ऊपर भी, तो हमारे पास वही आए थे ना, मैंने जिसके आप इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं, आप ये हमारी प्राइवेसी में क्यों आ रहे हैं, आप हमारे यासिर, बच्चों को क्यों बोल रहे हैं। जब मैं टूरिज्म को ऑफर करता था ना हुकूमत में, तो लोग ये कहते थे कि जी हमारी सिकाफत है 5,000 साल पुरानी मेहमान नवाजी। और मैं उनसे इख्तलाफ करता था और वो मेरे से नाराज हो जाते थे कि आप कैसे कह रहे हैं जी, हम तो बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। मैंने कहा हम मेहमान नवाज जरूर हैं, लेकिन हम मेहमान नवाज किसके साथ हैं? रिश्तेदारों के साथ और दोस्तों के साथ। इसके अलावा कभी किसी को घास डाला है? मैंने कहा अजनबियों से प्यार करने को टूरिज्म कहते हैं। सर इसमें मैं थोड़ी सी आपकी बात ऐड करूंगा, आपने रिश्तेदार और दोस्तों का, अब रिश्तेदार भी जो है ना कम होते जा रहे हैं, सॉरी वो भी अब सर्टेन रह गए बिल्कुल, हैं। लेकिन लेकिन आप रिश्तेदारों को भी छोड़ दें, मैं कहता हूं कि हमारी मेहमान नवाजी उन लोगों के साथ है जिनको हम जानते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब ये मेहमान नवाजी है हमारी, जिसको जानते हैं उस वो हमारे घर में आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कढ़ाई गोश्त और खाना पीना खिला के उसको भेजते हैं। लेकिन हमसाए का नहीं पता क्या नाम है, तो टूरिज्म तो वो है भाई। रिश्तेदारों से प्यार करने को टूरिज्म नहीं कहते, अजनबियों से प्यार करने को टूरिज्म कहते हैं। हम भाई 5 घंटे डेबू में 5 घंटे यासिर हम डेबू में बैठ जाएंगे, और जो हमारे साथ शख्स बैठा होगा ना 5 घंटे के लिए, जब हम उतरेंगे तो हमें उसका नाम नहीं पता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल क्यों? ऐसे ही कि हमने वो जो तो है ना एक मेरी दूसरे तो की वो मैं तो रिलेशनशिप खत्म कर दी ना, आपने वो वाली वो एक खत्म दीवार खड़ी है ना। तो किस बात की हम शो मारते हैं कि जी हमारी ये सकाफत है, हमारी वो। ये सकाफत है कि आप 5 घंटे जो आपके साथ शख्स बैठा हुआ है उसको आपने सलाम नहीं किया, ये सकाफत है आपकी। ये टूरिज्म आपने करनी है। मैं तो मुझे तो बचपन की आदत है, मैं तो किसी के साथ बैठता हूं तो हम दोस्त बन के उतरते हैं। मोबाइल फोन नंबर हमने चेंज किए होते हैं, हमने अपने विजिटिंग कार्ड चेंज किए होते हैं। और हो सकता है कि उसके बाद वो कभी आपसे राब्ता ना करे। बिल्कुल। हो सकता है कि वो, बट भाई खुदा के लिए एक हाथ मिला के तो उतरे उससे। लेकिन हमारी ये अब आदत नहीं रही। हम सिर्फ यासिर अ, अपने आप से झूठ बोलते हैं सारा वक्त कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं। हम ये थे, हम वो थे, अब हम नहीं रहे। और हमने, और मेरा क्या है, वन मैन मिशन है मेरा, मैं वन मैन आर्मी हूँ। मैं जो हदूद से मैं बात करता हूँ, मैं उनको वापस वो वैल्यूज सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं पढ़ाता नहीं हूँ, दे आर 10 टाइम्स मोर क्वालिफाइड देन आई एम। वो जो चीजें पढ़ रहे हैं, मैं तो अपने ख्वाबों में भी वो चीजें मुझे नहीं आ सकती। लेकिन मैं उनको फंडामेंटल वैल्यूज बताता हूँ, लीडरशिप बताता हूँ, इंसानियत बताता हूँ, इखलाक बताता हूँ, तमीज बताता हूँ, टॉलरेंस बताता हूँ। और मुझे बता दो कि इन चीजों के बगैर यासिर कोई कम दुनिया में कामयाबी है? नहीं, नहीं, ये आपकी जो बात की ना टॉलरेंस, तो ये मेरे भी नोटिस में, एक तो हम प्रैक्टिकल बहुत हो गए, हम हर चीज में ना नफा और फायदा देख रहे हो, नुकसान नफा देख रहे होते कि अब मैं आजम साहब से बात कर रहा हूँ ना, तो ये जो मैं 1 घंटा यूज कर रहा हूँ तो मेरा नफा कितना है इसके अंदर। मैं ये उस चीज को तो अब साइड पे करते हैं कि भाई मेरा इस पे कितना फायदा होगा, तो मैं इनसे बात करूं, मैं इनसे हाथ मिलाऊं, मैं आगे जाके कितना ये बेनिफिशियल होगा मेरे लिए। एक तो हम उस चोट में, और दूसरी चीज जो है हमारे अंदर जो है ना टॉलरेंस लेवल कम, इतना कम हो गया है कि आजम साहब की कौन सी बात से मैं हर्ट हो जाऊं, या मेरी ऐसी कौन सी बात, मैं एक जनरली बात करूंगा जो मैं आम करता भी रहता हूं, अगर कर भी लूंगा, मुझे नहीं पता आजम साहब उसका क्या मायने ले जाएंगे। हालांकि पहले अगर ये देखते तो हम ये नहीं करते थे, हम उसका जो है हर मायने नहीं ले जाते थे, हर में उसमें एक दर गुजर की भी बात होती थी, लेकिन आज देखिए तो आजम साहब बात ने ये, ये बात जुमला बोला है तो मुझे ही बोला होगा, और इसका ये मतलब है। देखो, एक तो यासिर इसकी भी एक साइकोलॉजिकल वजह है। अगर मैं लोगों को
सोशल मीडिया की वजह से अब अटेंशन चाहिए। बिल्कुल। बिलीव करो कि जितने लोगों के आज किसी लड़के के अगर 2000 फॉलोअर भी है, तो आज से 20 बरस पहले वो सारी जिंदगी गुजार लेता, वो 2000 लोगों को ना जानता। बिल्कुल। ठीक है, तो एक ये चस्का पड़ गया और ये एक लालच आ गई कि ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं। अब लोगों की अटेंशन आपको क्यों मिलती है? जब आप इख्तलाफ करते हो, जब आप बदतमीजी करते हो। अगर आजम जमील ने कुछ ट्विटर पे कहा और किसी ने कहा सर वेल सेड, तो उस बंदे को तो किसी ने घास नहीं डालना ना। वो बिल्कुल ऐसी है। अगले कहेंगे यार, अगले कहेंगे यार 100 बंदों ने तारीफ की है, इसने भी कर दी। लेकिन अगर एक बच्चा आके कहेगा कि यू नो यू आर अ बास्टर्ड एंड यू हैव सेड समथिंग टोटली रॉन्ग, तो सारा मोहल्ला उसको अटेंशन पे करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। चलेगा। तो इसलिए क्या, हाँ, इसीलिए क्या होता है कि नेगेटिविटी जो है वो अटेंशन ड्रॉ करती है। और बच्चे जो हमारे हैं वो नेगेटिव और इनटॉलरेंट इसलिए होते हैं कि उससे उनको अटेंशन मिलती है। उनको तमीज पे अटेंशन नहीं मिलती, उनको बदतमीजी पे अटेंशन मिलती है। तमीज पे उनको तारीफ मिलती है, वो उनको नहीं चाहिए, उनको अटेंशन चाहिए। अब हमारे जमाने में ये क्यों नहीं था? क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें तो कोई इल्म नहीं था कि जी हमारी तारीफ कौन कर रहा है, तो हमारी हमें हमारी तनकीद कौन कर रहा है। तो क्योंकि उस मार्केट में ही हम नहीं थे जहां लोग आपको जाने या पहचाने या कुछ करें। आज वो मेजरमेंट हो गई है। मैं तो जब यंगस्टर्स को, एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मैं उनको तो ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ जब हमारे जमाने में हम रिश्ते ढूंढते थे ना, तो जब सारा पाकिस्तान मना कर देता था तो खाला और फूफो की बेटी तो थी ना। मैंने कहा तुम लोगों के लिए वो ऑप्शन भी खत्म हो गई है, बिकॉज खाला की बेटी 300 बंदों ट्विटर पे फॉलो करती है भाई, जो तुमसे बहुत ज्यादा कामयाब है। अच्छा, वो उनको जानती नहीं है, लेकिन वो फॉलो करती है। कोई पहाड़ चढ़ रहा है, कोई गाना बजा रहा है, कोई ये कर रहा है, और ये कजन जो है फुफ्फो का बेटा, ये लूजर, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो मैंने कहा मेरा मुकाबला तो किसी के साथ नहीं था। तुम्हारा मुकाबला 300 लड़कों के साथ है, जिससे तुम ख्वाहिश कर रहे हो तुम्हारी मंगनी हो, वो उनको जानती भी नहीं है, लेकिन उनको फॉलो करती है। जब फॉलो करती है, वो रोज सुबह सोशल मीडिया खोलती है और वो देखती है कोई गाना बजा रहा है भाई, किसी ने ये अचीव कर लिया। और फिर तुम चले जाते हो, अम्मी आए ना खाला से बात करें, वो दो थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल देती है। तो मैं इनको समझाता हूँ कि तुम्हारी तो अपनी खाला की बेटी ने तुम्हें लिफ्ट नहीं कराना भाई, हमारे लिए कम से कम वो एक स्टैंड बाय सिचुएशन तो थी ना। तुम्हारे लिए वो भी नहीं रही, बिकॉज यू आर नॉट बिकमिंग सिग्निफिकेंट। इट्स नॉट अबाउट पावर, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट फेम, इट्स नॉट अबाउट बीइंग पॉपुलर, इट्स अबाउट द वर्ड यासिर इज सिग्निफिकेंट। और सिग्निफिकेंट का एक्सप्लेनेशन क्या है कि आर यू वर्दी ऑफ अटेंशन? तुम अटेंशन के लायक हो कि नहीं? अब तुम शादी पे अगर 8 दोस्त बैठे हुए हैं, तो क्या जब तुम बात करोगे तो वो बाकी 7 सुनेंगे? वो तुम्हें, तुम्हारी इंटेलेक्ट को कोई वैल्यू देते हैं? तुम्हारे बोलने को, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को कोई वैल्यू देते हैं? बिकॉज तुम अपने काम की बात तो नहीं कर सकते ना। तुम अगर डॉक्टर हो और 7 डॉक्टर तुम्हारे दोस्त जो डॉक्टर नहीं है, तो उनको क्या अपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन के बारे में गुफ्तगू करोगे शादी बिल्कुल। पे? जनरल टॉक होगी। नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली exactly. अब जनरल टॉक में ये आपने देखना है कि आप सिग्निफिकेंट हो कि नहीं, कि व्हेन यू ओपन योर माउथ डू पीपल लिसन टू यू, एंड व्हाई विल पीपल लिसन टू यू, ये भी सवाल करना है ना। बिल्कुल। पीपल डू नॉट लिसन टू यू बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन, दे लिसन टू यू बिकॉज ऑफ योर नॉलेज। और एजुकेशन और नॉलेज में बहुत वाजे फर्क है। आप सिग्निफिकेंट नॉलेज की वजह से होते हो, एजुकेशन की वजह से तो आप तरक्की करते हो अपने काम में। सोशली एक्सेप्टेबल आप होते हो बेस्ड ऑन हाउ योर नॉलेज। सिग्निफिकेंट यू आर। एग्जैक्टली।
अब नॉलेज में ये है कि हमारे, अब तुमने अभी एक मिसाल दी ना कि हम सौदा करते हैं, हम मांगते हैं। फैज साहब ने मुझे कहा था, मैं बहुत छोटा होता था, और फैज साहब ने मुझे पंजाबी में कहा। पंजाबी समझते हो कि नहीं जी समझते? जी 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 जी, आपकी इसमें। अच्छा। फैज साहब ने मुझे पंजाबी में कहा कि दो चीजा नाल सौदा ना करी, एक इश्क नाल, दूसरा इल्म नाल। बिल्कुल। हम दोनों चीजों के साथ अब सौदा करते हैं। इल्म के एजुकेशन तो साथ तो आपका सौदा। बिजनेस बन गया है ना अब यहाँ हाँ पे। भाई, एजुकेशन। वो तो एक अलग डिपार्टमेंट है ना, बहस ही अलग है। मैं तो एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ कि वो नॉलेज के साथ सौदा करता है कि ये अगर मैं पढ़ लूं तो क्या मेरी तरक्की हो जाएगी, ये अगर मैं सीख लूं तो मैं पैसा कमा लूंगा। हर बिल्कुल। चीज में वो पहले फायदा ढूंढता है, फिर तो। फैज साहब कहते थे कि तुमने अगर इल्म के साथ सौदा किया तो इल्म का कुछ नहीं बिगड़ना, देखिए वो आपका तुम्हें पस्त कर आजकल देगा। आपके पास लोग आते होंगे ना कि भाई आप मुझे बताएं आगे स्कोप क्या है, मैं ये डिग्री करने जा रहा हूँ, मुझे आगे जाके क्या मिलेगा। आजकल तो जो बच्चा मैट्रिक में होता है वो उसी बेस पे पूछता है कि यार मैं आपका फॉर एग्जाम्पल वो मेरा जैसा कहने का वो जो भी आता है, अगर तुम्हारा किस में इंटरेस्ट है वो करो तुम। तुम्हारा ये नहीं देखो कि आगे जाके तुम जो है ना, अगर अभी तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें बता दूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में बूम आएगा, अभी बूम चल रहा है, तुम आ गए कंप्यूटर में, 6 साल बाद डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे। क्या पता उस वक्त दूसरी फील्ड हो, तुम्हारा ये जो वाला सेक्टर है ये डाउन हो जाए, तो तुम उस वक्त तुम रिग्रेट करोगे यार उस वक्त मैं कंप्यूटर नहीं करता, यार मैं अगर बायोलॉजी कर लेता ना तो मेरा वो बट उसमें इंटरेस्ट था। नहीं यासिर, तुम कुछ और बात कर रहे हो। तुम बात कर रहे हो एकेडमिक्स की, तुम एजुकेशन की बात कर रहे हो, मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं उस ये पे दोनों सौदे आ, वाली जो बात है जो ना मैं उस नॉलेज पे। जो नहीं, एजुकेशन जो है हम्म, वो तो जो आपने फील्ड चूज की उसमें आपको करना है, चाहे आपको पसंद है या नहीं। ठीक है, अगर आपने कहा मैंने डॉक्टर बनना है तो 5 साल एमबीबीएस का रगड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ, बिकॉज वहां पर एजुकेशन में कंपलसरी है, आपके पास चॉइस नहीं है। बिल्कुल नॉलेज कंपलसरी नहीं है, नॉलेज में आपके पास चॉइस है। आज तुमने कितनी किताबें पढ़ी, आज तुमने पाकिस्तान के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन तुम जानते हो। तुम यासिर कहाँ रहते हो, लाहौर, कराची या कराची। इस्लामाबाद? कराची कराची। कराची में। हाँ। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि ये बताओ कि कराची से हैदराबाद रोज कितनी गाड़ियां जाती हैं, तो तुम कहोगे जी ये पागल हो गया है, मेरा क्या लेना देना भाई, मैं कोई बिल्कुल मोटरवे में काम करता हूं मैं। लेकिन अगर तुम कभी हैदराबाद जाओगे तो जहां टोल देते हो मोटरवे का, वहां खड़े होके जिसको पैसे दे रहे हो उससे जरा 2 सेकंड लगा के पूछ लेना कि बिल्कुल, ये कितनी नॉलेज हो गाड़ियां जाएगी, जाती नॉलेज मिल हैं। जाएगी आपको। वो दो वो 2 सेकंड में आपको बताएगा। 2 सेकंड में बताएगा तो 2 दिन के बाद आप दोस्तों के साथ शादी में बैठे होगे तो आप कहोगे तुम्हें पता है कराची से हैदराबाद रोज 17,000 गाड़ियां जाती हैं। और वो सब तुमसे इतने इंप्रेस हो जाएंगे और कहेंगे यार देखो ये कितना बड़ा दानिश्वर है। और भाई क्या दानिश्वर है, वो टोल दे रहा था, वो चेंज गिन रहा था, इसने सवाल कर लिया। जब सवाल किया तो उसको जवाब मिल गया। अब सवाल से क्या होता है, सवाल क्यों किया जाता है यासिर? क्योंकि तजस्सुस होता है। हमारी यूथ में तजस्सुस खत्म हो गया, बिकॉज सवाल तो तजस्सुस का रिजल्ट है ना। पहले बिल्कुल यू विल फील पहले यू विल फील कि यार मैं इसके बारे में पता कराऊं, फिर सवाल आता है। जब वो तजस्सुस ही खत्म हो गया, और तजस्सुस तो यासिर अल्लाह ताला का तोहफा था। जब 2.5-3 साल के थे तो माँ बाप की जिंदगी हराम की हुई थी ना, कि ये क्या है वो क्या है। आखिर माँ बाप कहते थे चुप कर जा खुदा का वास्ता, लेकिन आप बोलते थे पर वो सॉफ्टवेयर अल्लाह ताला ने डाला सवाल करने का। और जो अल्लाह ताला ने सॉफ्टवेयर डाला तुम लोगों ने उस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दिया है। और ये 80 साल की उम्र में अल्लाह ताला दोबारा डाल देगा। और फिर अपने बच्चों से पूछोगे कि पुत्र ये रिमोट किस तरह चल रहा है, और आपकी अपनी औलाद कहेगी और डैडी चुप कर दे ना, आपने बहुत तंग किया है। तो 80 साल की उम्र में सवाल करोगे, और 2.5 साल की उम्र में सवाल करोगे, और जिंदगी के उस हिस्से में जहां सवाल करना लाजिम है उस हिस्से में चुप कर जाओगे।
ये तो आपके अंदर भी होते हैं ना अगर कि तजस्सुस में आप उस मैटर के ऊपर कितने सवालात करते हैं, कितना पूछते हैं। अब एज अ इंडिविजुअल अगर आपसे बैठ के सवालात ना करूं, ठीक है, आप ही मुझे कितना बताएंगे, कितना जवाब देंगे? आप भी एक टाइम पे आएंगे, यार ये तो बात ही नहीं करता। आपने जो फैक्टर बोला था ना कि अभी थोड़ी देर पहले, कि हम कार में बैठते हैं एक दूसरे से 5 घंटे बात ही नहीं करते। बात शुरू कहाँ से होगी? शुरुआत ही वहीं से होगी कि सलाम दुआ से। हम वो भी ने हमने वही चीज करना छोड़ दिया, अपने आप को अपना गैदरिंग सोशल सर्किल ही छोटा करना शुरू कर दिया है। ना मैं आपसे मिलूंगा, ना आपसे मैं सवाल करूंगा। तो जो नॉलेज ट्रांसफर है, नॉलेज ट्रांसफर भी लिमिटेड होगी। मेरी जो सोच भी होगी वो लिमिटेड हो जाएगी। यासिर ये या, यासिर ये आर्ग्यूमेंट हमारी थी, ये तुम लोगों की आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब बताओ क्यों नहीं है तुम्हारी लोगों की आर्ग्यूमेंट? बिकॉज हमारे लोगों में तजस्सुस का कनेक्शन इंफराद से था, लोगों के साथ था। तुम्हारे तजस्सुस का कनेक्शन लोगों के साथ नहीं है, तुम्हारे तजस्सुस का कनेक्शन इसके साथ। मोबाइल के साथ, तुम्हें बिल्कुल। किसी तुम्हें किसी आदमी की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे माइंड में या तुम्हारे दिल में तजस्सुस है तो इसको उठाओगे, एक चीज गूगल करोगे, तुम्हें उसका जवाब सामने मिल जाएगा। ये बिल्कुल। बहाने हमारे थे, ये हमारे बहाने थे जी, हमें कोई बताता नहीं है। हम टीचर से पूछते हैं तो कहता है चुप करके बैठ जाओ। हम पेरेंट्स से पूछते हैं तो उनको पसंद नहीं आता। ये हमारे बहाने, ये आपके बहाने नहीं है। आपके पास तजस्सुस होना चाहिए, उसका जो रिवॉर्ड है वो आपने अपने जेब में डाला हुआ है। कोई दुनिया की चीज नहीं है जो आप पूछोगे जो इसमें नहीं है। आपने पूछना बंद कर दिया और आप लोगों को ब्लेम करते हो और बहाने ढूंढते हो कि यार मैंने क्यों पूछना बंद कर दिया, क्योंकि फलाना बदतमीज है, टीचर मुझे ये कहता था, माँ बाप ये कहते थे। वो कहते थे, बिल्कुल इनकरेज नहीं करते थे। लेकिन लाइक आई सेड, वो अब आप लोगों की जिंदगी में वो रेलेवेंस नहीं रही। जिस दिन आपने ये जेब में डाला, उस दिन अल्लाह ताला ने सारी दुनिया आपकी जेब में डाल दी। अब बिल्कुल ऐसे इसके ही। बावजूद भी अगर आप ना पूछ अगर इसके बावजूद आप ना पूछो कुछ, तो फिर किसकी क्या गलती है? फिर किसको कोसना है, किसको मना करना है, किसको टॉलरेंस को मना करना है? अपने सोशल सर्कल को तुमने बुरा भला कहना है? रियासत यहाँ है। और ये मैं क्योंकि तुम्हारे फोरम पे आया हुआ हूँ, ये एक और बात सुन लो। तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती जो है ना, अगर मेरे से पूछो तुम कि जी आज की यूथ में सबसे बड़ी गलती क्या है, तो मेरे पास गलतियां 100 हैं। लेकिन अगर नंबर 1 पे मैं गलती बताऊं क्या रखूंगा, कि तुम लोगों ने बाहर देखना शुरू कर दिया। हर गलती के लिए तुम किसी ना किसी चीज को ब्लेम करते हो। तुम लोगों ने अंदर देखना बंद कर दिया। बिल्कुल मैं ऐसे तो पढ़ाने जाता हूं, मैं कहता हूं दरवाजा बंद करो, और आज के बाद मैं ना सुनूं कि जी नवाज शरीफ खराब है तो इमरान खान अच्छा है, तो ये खराब है तो मैं कहा दफा करो उनको। अंदर से पूछो तुम्हारे में क्या गलती है। और हमने हर चीज के लिए यासिर एक ना एक बहाना हमारे पास मौजूद है, कि बिल्कुल। कल को कोई मेरे से कोई पूछेगा कि तुम ये क्यों करते हो, तो मैं किसी शख्स का नाम लूंगा कि उसकी वजह से मैं ये करता हूं। तो वो हो सकता है कि उस शख्स ने एक गलत चीज की हो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं, बट उस सब चीजों का एक इलाज है। और वो इलाज ये है कि तुमने अंदर देखना है। यू हमने हैव टू अपने लुक अंदर इन देखना। साइड की यार। 100%। मैं तुम्हें कसम खा के कहता हूँ यार से, नहीं नहीं, अगर ये मैं है तुम्हें क्या, अभी मैं भी बोल आपकी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं आपको आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया हुआ है कि आपने हमने जो है ना, अगर मैं आपसे कोई सवाल करता हूँ ना आजकल, सही है, आप मुझे अपने बारे में जवाब नहीं दोगे। आप बोलोगे यासिर, मेरे बराबर में बंदा बैठा हुआ है ना, ये भी तो ये कर रहा है ना, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो सवाल? सही है। बिल्कुल आप उसके पीछे जाके ना अपने आप को सेव करोगे। आप मुझे ये जवाब नहीं बिल्कुल दोगे कि भाई आपने ये क्यों किया हुआ है, आपने ये मोबाइल फोन क्यों यूज किया हुआ? नहीं, यार वो भी तो यूज कर रहा था, आपने उससे पूछा सवाल? भाई सही मैं बात आप है। उससे कंसर्न नहीं है, मेरा तो आपसे कंसर्न है। बट यू हैव अ, आपके पास वैलिड पॉइंट है, आपने बहाना ढूंढा हुआ है, अपने पास रखा हुआ है कि अगर कोई मुझसे पूछेगा मैं उसको उसके पेट के पीछे जाऊंगा। ये हर सेक्टर में चले, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे दूसरी चीजें हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, हर जगह हो, वहां पे हमेशा यही चल रहा है कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करो कि वी आर गोइंग टू सेव अवर सेल्फ। हमें अपनी अपनी इस्लाह यासिर नहीं करनी है। मैं तुमसे आज सवाल करूं ना इस टाइम पे, कि अपने जहन में अब जो तुम समझते हो तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है, वो तुम सोच के रखो।
मुझे नहीं बताना, सिर्फ सोच के रखो कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस ये है, ठीक है? और तुमने अगर ये सोच ली तो मैं तुमसे आज से पहले कभी नहीं मिला, लेकिन बिल्कुल। मैं कसम खाने को तैयार हूं कि मैं अगर आज 2024 है ना, मैं कसम खाने को तैयार हूं कि अगर मैं 2020 पे जाऊं और मैं तुमसे पूछूं कि यासिर ये जो तुम्हारी वीकनेस 2024 में है ये 2020 में थी, तो मैं कसम खा के कहता हूं कि ये तब भी थी, कि बिल्कुल। तुमने नहीं ठीक बिल्कुल। की। ये प्रॉब्लम है सारी। हमने यहाँ जो बोर्ड लगाया ना अशरफुल मखलूकात का, अशरफ मखलूक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ से। और ये सब यूज, अगर तुम्हारे में कोई भी, तुम समझते हो और किसी और को समझने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है कि कोई और आके कहे कि यासिर तुम ये गलत काम करते हो। अगर तुम्हारी अपनी सोच है कि जी मेरे में ये वीकनेस है, तो मेरा सवाल है कि यासिर अब तक क्यों नहीं ठीक की? किसने तुम्हें रोका? कितनी तुमने मेहनत की? लोग कहते हैं सर हमें अंग्रेजी बोलनी अच्छी नहीं आती। तो मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मुझे बताओ कि 3 साल में तुमने अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करने के लिए क्या कदम उठाए? सिर्फ वो बता दो। एंड दे हैव नॉट टेकन वन स्टेप। यहां से एक यूट्यूब की वीडियो नहीं खोलते। हाँ, क्यों? कि जी मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे उर्दू मीडियम स्कूल में भिजवा दिया था, उनको कोसते रहना सारी जिंदगी। और जब तुम मेरी उम्र के हो जाओगे तो अपने नवासा और नवासी को गोद में बैठा के उनको कहना कि मेरे माँ बाप ने मुझे उर्दू मीडियम स्कूल में भेजा था, इसलिए मैं अंग्रेजी मेरी वीक है। तो फिर कोसते रहो उनको। लेकिन इतने तुम बेबस हो कि जो भी तुम्हारे में वीकनेस है, और ये वीकनेसेस तो ऐसी है यासिर, मैं तो लोगों को पढ़ाता हूं कि एक को ठीक करोगे दो और खड़ी हो जाएंगी, बिल्कुल। दो को ठीक करोगे तीन और खड़ी हो। ये जिंदगी का निजाम है भाई। तुम्हारी कल को मुलाजमत चेंज होगी तो तुम्हारी वीकनेसेस आ जाएंगी। हो सकता है नई जॉब में तुम्हें कोई काम ना करना आता हो, बिल्कुल ऐसी है। कोई नया काम शुरू करो, आपको यार कि ये मुझे नहीं आता, वो वीकनेस हो जाती है। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि वीकनेस दूर हो जाए। मेरा मकसद ये है कि उस वीकनेस पे ईमानदारी से मुझे बच्चे बताएं कि उन्होंने कितनी मेहनत की, सवाए कंप्लेन करने के कि जी हमारे में ये वीकनेस है। बिल्कुल ऐसी है। आजकल हम लोगों ने अपनी इस्लाह करना और सीखना छोड़ दिया। खत्म, हम हाँ रोज जो बिल्कुल। है ना सीखते नहीं है, क्योंकि मेरा भी एक मानना है कि आप रोज कोई ना कोई, चाहे आप एक लफ्ज भी सीखो ना, आपको सीखना है तो आप प्रोग्रेस करते रहोगे। बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो मैं नहीं जानता। आज की जो, अगर मेरे अंडर काम करने वाले हैं, जो मेरे अंडर जो वो है, अगर वो कोई बताते हैं तो मैं उनके साथ बैठ के काम करता हूँ कि हाँ भाई ये नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक, हमारे अंदर मसला, जो जितने हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, हमारे अंदर एक थोड़ा सा वो भी आ जाता है ईगो कि यार मैं इसके सामने बोलूंगा मुझे नहीं आता, तो ये क्या फील करेगा कि यार ये मुझ पे वो आपका मैनेजरशिप कर रहा है, ये कर रहा है और उसको नहीं आता। तो और मैं अंदर से फील कर रहा हूँ कि भाई अगर मैं इसको बता दूंगा, सही है, तो ये हंसेगा कि देखो यार ये मेरा बॉस है, इसको नहीं आता ये चीज। तो एक वो भी यस, हमारे अंदर से बिल्कुल। वो चीज फैक्टर निकालनी है, हो मिले निकलेगी तो फिर हम वो चीज को। और हाँ, आपने जो बात सही की, हमने जो सीखना है ना, हमने उसको बहुत पहले छोड़ते चले हुए आए हैं। हमने जो है ना, वो एक कहते हैं ना रट्टाफिकेशन, या एक वो जो एकेडमेटिक्स में उसमें दिमाग बनाया जाता है, भाई ये काम कर लो ये हो जाएगा, ये काम कर लो ये हो जाएगा, ये काम कर लो ये हो जाएगा। हमने लोगों को उस पैटर्न पे लगा दिया है। आपको अगर जब पता नहीं होता कि भाई आप सीखते हो, आप जिसको करते हो कि भाई अगर मुझे ये चीज हासिल करनी है, तो मैं इसके लिए ये सवाल करूं, चाहे मैं गूगल से करूं, चाहे किसी से मिलके करूं, चाहे उसका उसकी एक्सपीरियंस करूं, उसके साथ मैं ये स्टेप करूंगा, ये बढ़ूंगा आगे। लेकिन मैं आऊंगा, आजम साहब मुझे आजकल बताने वाले भी जो है ना, पढ़ाने वाले, भाई ये दो काम कर लो, ये यहाँ पे बैठ जाओगे, ये तुम्हें मिल जाएंगी चीजें, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर चाइनीज है ना, चाइनीज एक दुआ देते हैं, जो उनके बुजुर्ग हैं वो एक दुआ देते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग भी हमें दुआ देते हैं, बेटा तुम्हारी लंबी जिंदगी हो, तुम्हारी सेहत हो। चाइनीज एक दुआ दुआ देते हैं, जो अपने बड़ों को भी वो देते हैं, छोटों को भी देते हैं, सबको देते हैं। और उसका अगर तुम अंग्रेजी में तर्जुमा करो ना, तो वो दुआ है, मे यू ऑलवेज रिमेन अ स्टूडेंट। बिल्कुल, कि आप स्टूडेंट ये रहेंगे उनकी, तो सीखते रहेंगे। ये दुआ है उनकी। ये एक्चुअली वो दुआ देते हैं, बड़ों को भी देते हैं, कि तू सारी जिंदगी भर तालिब इल्मी की सूरत में रहे। अब कितनी बड़ी ये बात है।
हम बहुत बड़ी एक बात। डिग्री नहीं ले सकते, एक कागज का टुकड़ा लेते हैं तो हम लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। एनीवे, ये तो खैर बहुत लंबी बातें हैं। बहुत तो लंबी बात हो यासिर, जाएगी एक अब घंटा तो हो गया। जस्ट मैं बस थोड़ा सा रेड आउट करके बस जो है ना आपके उस एक्सपीरियंस को जो है ना, ये सारा एक्सपीरियंस है आप इस वक्त टूरिज्म, क्योंकि लास्ट 10 ईयर में आपने स्पेशल असिस्टेंट टू द पीएम भी रहे थे टूरिज्म के लिए, उसके लिए, और इस टूरिज्म आपका पैशन है या आप एज ए उसमें आ गए थे टूरिज्म के उसमें बाय चांस बेटा, जैसे कहते हैं ना। टूरिज्म, नहीं नहीं, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी तो मेरा एक प्रोफेशन रहा है सारी जिंदगी। ये जो बाकी काम है जो मैंने किए हैं, ये तो मेरी हॉबीज थी। वो मैं, लोग समझते हैं कि वो मेरा प्रोफेशन था, लेकिन मेरा प्रोफेशन एक था। मैं सारी जिंदगी होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म में रहा। और जब मुझे टूरिज्म मिनिस्टर की ऑफर हुई, तो इसलिए नहीं कि कोई और वजह थी, इसलिए कि इस काम के अलावा मैंने कोई दूसरा काम जिंदगी में किया ही नहीं है। काम मैंने बहुत किए हैं, लेकिन मुझे पैसे फिर आप टूरिज्म के मिलते थे। तो क्योंकि, और आज भी मैं एक होटल कंपनी का मैं चीफ हॉस्पिटैलिटी ऑफिसर हूँ, जी और मैं होटल्स को मैनेज करता हूँ। तो टूरिज्म तो मेरी जिंदगी का हिस्सा था, स्पोर्ट्स मेरी जिंदगी का हिस्सा है, म्यूजिक मेरी जिंदगी का हिस्सा है। म्यूजिक के बारे में मैंने एक्ट, पूछना चाहिए, म्यूजिक कैसे आपके रहा है, क्योंकि मैंने आपको जो है ना यार देखो, पियानो प्ले करते हुए भी देखा है आपकी वीडियोस के अंदर। मैंने शुरू गिटार से किया। अच्छा। और अब तुम्हारे फोरम पे झूठ क्या बोलना। गिटार सिर्फ इसलिए उठाई कि गिटार जो बजाता था, उस लड़कियां उसको अटेंशन पे करती। हराम है कि इसकी वजह से कोई, इसके अलावा कोई और कोई वजह थी या कोई पैशन था। बिकॉज जैसे ही किसी, और हमारे जमाने में 70s में कोई गिटार उठा ले, अब तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बैंड हैं, बहुत लड़के बजाते हैं। हमारे जमाने में तो बड़ा रेयर होता था ना, क्योंकि अगर आप गिटार उठाते थे तो घर से मार पड़ती थी। लोग बिल्कुल। कहते थे ये क्या बकवास काम कर रहे एक्सेप्टेबिलिटी हो। नहीं थी। वाइटल साइंस को जितनी मार पड़ी है घर से, जब उन्होंने शुरू किया, तो उनके तो माँ बाप से जाकर मैंने बात की, और मैंने कहा कि करने दो बच्चों को। तो तो गिटार तो इसलिए उठाई कि हमने कहा यार ये उठाएंगे तो कोई लड़कियां खड़कियां ध्यान देंगी, वजह ये थी। बट उसके बाद म्यूजिक का इतना शौक पड़ गया, फिर मैं गिटार से शिफ्ट हो गया पियानो और कीबोर्ड्स पे। और मैं वो आज तक बजाता हूँ। जब मैं दफ्तर से आता हूँ या सिर, तो मैं 15-20 मिनट पियानो पे बैठ के एक किस्म का अनवाइंड करके फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ। फिर स्पोर्ट्स मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा। मैं पाकिस्तान के लिए टेनिस भी खेला। मैंने आपकी जो प्रोफाइल शुरू में बताई थी ना इंट्रोडक्शन में, तो आपका जो इतना वास्ट एक्सपीरियंस है और उस पे एक प्रोग्राम तो बनता उसके ही नहीं है। बाद तो उस पे जो है ना, क्योंकि अब मैं वही ना ना, मैं वही कह रहा था कि हमने जब बात स्टार्ट की हु इज आजम जमील, वही इतना वास्ट है, वही इतना वास्ट एक्सपीरियंस है आपका। तो उसके ऊपर तो ये हमारा 1 घंटा भी जो है ना तकरीबन हमें पता ही नहीं चला, जो हमने बातें शुरू की और हम 1 घंटे के ऊपर आ गए। यासिर देखो, आज तो हमने जनरल बातें की है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगले शो में हम क्या करेंगे कि हम पहले म्यूजिक पे बात करेंगे, फिर स्पोर्ट्स पे बात करेंगे, फिर सर फ्लाइंग मुझे पे बात हर करेंगे, चीज पे फिर मैंने टूरिज्म लाइन पे अप बात करके करेंगे। रखा था फिर हम इनिशियल। मैंने हर चीज लाइन अप करके, लेकिन वो जो कन्वर्सेशन जो चली है ना, तो उसमें मुझे इंटरप्ट करने में वो नहीं आया कि वो मैंने कहा लम, इंटरप्ट क्या भाई ना। नहीं नहीं, सर वो लंबी बहुत हो बहुत जाती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। इंशाल्लाह अगले एपिसोड्स में भी जो है ना मैं आपको मदद करूंगा, और फिर आगे और मजीद इस पे इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। सीरीज से आपका जो है ना जैसे जैसे हमें टाइम मिलता जाएगा हम इसको रिकॉर्ड करके ऑडियंस के लिए आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अगर कोई आखिर में मैसेज देना चाहें। थैंक कोई मैसेज देना, मैंने, मेरे से लोग यही पूछते हैं कि जी आपने अगर आने वाली नस्लों को कोई मैसेज देना है, तो मेरी एक ही हाँ। मैसेज आंसर होता है कि आने वाली नस्लों को हदायत ये है कि अभी ना आए। बट उसके अलावा ये है कि उसके अलावा ये है कि सब सब खुश रहे। और इंशाल्लाह जब भी तुम बुलाओगे, मैं हमेशा हाजिर होऊंगा। कि मुझे आपके पॉलिटिक्स के किस तरह एंटर हुए, किस तरह आपको वो भी जानना है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम खुदा बात। के लिए, नहीं नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। नहीं नहीं, क्या मैं कभी पॉलिटिक्स नहीं आप, पॉलिटिशियन नहीं था। नहीं पॉलिटिशियन नहीं है, मैं कह रहा मैं हूँ आप सिर्फ एंटर गवर्नमेंट हुए। की हाँ गवर्नमेंट में मैं एंटर हुए गवर्नमेंट की उस। नौकरी
सर्किल में थे आप। गवर्नमेंट की नौकरी, हाँ गवर्नमेंट की नौकरी मैंने की है, मैं एक सियासतदान ना था, और अल्लाह ताला इससे बचा के रखे तो बड़ी मेहरबानी। भैया नहीं, आप उस टाइम पे इस चीज में थे, तो आपका एक्सपीरियंस क्या था ये जस्ट, मुझे पता है आप वो मैं सियासतदान वो नहीं है। अगली बार इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो सर, अगली बहुत बारी बहुत बात शुक्रिया, करेंगे बहुत बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। थैंक यू अलॉट, थैंक्स अलॉट।